नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो इसी मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ में हम दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करा चुके हैं और इसके साथ ध्येय IAS और संस्कृति IAS GS वर्ल्ड के भी पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आज हम लोग जो पेपर लेके आए हैं वो है संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 6। तो ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसे देखते हैं, पढ़िए। डलहौजी के शासनकाल में इसका प्रयोग विलय नीति के रूप में किया गया था। पहले क्वेश्चन देखें, ये तो स्टेटमेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला, डलहौजी के शासनकाल में इसका प्रयोग विलय नीति के रूप में किया गया था। दूसरा, इसके तहत सर्वप्रथम झांसी का अधिग्रहण किया गया। 3, अधिग्रहित राज्य में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखना अनिवार्य था। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्यपगत सिद्धांत के संबंधित में, तो व्यपगत सिद्धांत डलहौजी द्वारा अपनाई गई हड़प नीति के अंतर्गत था, जिसमें जो राज्य थे उनके अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होते थे तो उसे क्या कर लिया जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य में अपना लिया जाता था विलय नीति के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखते हैं कि डलहौजी के शासन में इसका प्रयोग किया गया। बिल्कुल, डलहौजी का शासन अगर हम बात करें तो ये कौन सा था, तो डलहौजी के शासनकाल की अगर हम बात करें तो मित्रों, डलहौजी जो है वो आपकी 1848 से 1856 तक भारत का वायसरॉय बनकर रहा और उसने इस विलय नीति का प्रयोग किया। ये कथन बिल्कुल क्या है, सही है। अगर हम यहाँ पर इस विलय नीति के अंतर्गत सबसे पहले किसको उसने अपने राज्य में मिलाया था, तो मित्रों सबसे पहले उसने सतारा को मिलाया था। किसे मिलाया था, सतारा को 1848 में, यानी ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को रखना अनिवार्य था, नहीं, ये जो कंडीशन थी ये सहायक संधि में थी। क्या थी, सहायक संधि में मित्रों ये कंडीशन होती थी, जबकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती थी। सीधा राज्य को अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता था। यानी ये भी बात क्या है, गलत है। केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसे देखते हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, गोवा में पुर्तगालियों का अधिकार, दक्षिण में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना, जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे पहले कौन सी घटना घटी, इन्हें आरोही क्रम में स्थापित करना है। तो अगर हम गोवा में पुर्तगालियों की बात करें तो 1509 में जब अल्बुकर्क आया था तो उसने गोवा पर 1510 में, यानी 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। इसके बाद अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी, 1602 में स्थापित हुई थी और 1759 में अपने सारा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड यानी अंग्रेजों को सौंप के वापस चली गई थी। ठीक है, दक्षिण भारत में ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1611 में, कब, 1611 में बनी थी। कब बनी थी, 1611 में बनी थी। ठीक है, अगर यहीं पर आगे अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आगे अगर हम बात करें जहांगीर
ने अंग्रेज़ों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति कब दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेज़ों को फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे पहले 1608 में अनुमति दी थी। कब दे दी थी? 1608 में अनुमति दी थी मित्रों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, घटनाओं को स्थापित करें, तो 2 जो है सबसे पहले हुआ है, ठीक है, 2 सबसे पहले है, ऐसे लिख लें पहले अलग से, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। 2 1 3 4 देखें जरा, नहीं 1608 सॉरी, 4 पहले है और 3 बाद में है। 1608 है ना ये जहांगीर वाला, तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है 3? इसे देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अम्ला निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? उपज का आधा हिस्सा जमींदारों को देने वाले कृषक, राजस्व एकत्रित करने वाला जमींदार का एक अधिकारी, सी जमींदारों से पट्टे पर भूमि लेने वाले रैयत, डी बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों के मुखिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राजस्व एकत्र करने वाला जमींदार का एक अधिकारी क्या कहलाता था? अमला कहलाता था, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? उसे देखते हैं। क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्दावली और अर्थ हैं। एक तरफ फैक्टर है, दूसरी तरफ उत्पादन केंद्र है, गंज है, छोटा अस्थायी बाजार है, दस्तक है, व्यापारिक अधिकार पत्र है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने युग्म सही सुमेलित हैं। फैक्टर के अगर हम बारे में बात करें तो फैक्ट्री क्या होती थी? एक तरह से फैक्ट्री उत्पादन केंद्र होता था। क्या होता था मित्रों? उत्पादन केंद्र होता था। पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे लगी थी, ठीक है। पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे लगी थी और इस कंपनी की व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। तो उस समय इसे क्या कहा जाता था? फैक्ट्री कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात की जाने वाली वस्तुएं होती थीं, ठीक है। क्या होता था? वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली वस्तु होती थी। यानी पहला जो है यहाँ पर आप ये कह सकते हैं वेयर हाउस। क्या? वेयर हाउस, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गंज की अगर हम बारे में बात करें, गंज के बारे में यदि हम बात करें तो गंज एक छोटे से स्थायी बाजार को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? छोटे से स्थायी बाजार को, न कि अस्थायी बाजार को। ये स्थायी बाजार होता था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और कस्बे में, ग्रामीण अंचल में देखते नहीं जैसे मंडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट ये लगते हैं, तो वो एक स्थायी बाजार होता है, कस्बों में अधिकतर लगाए जाते हैं, ठीक है। दस्तक के बारे में, दस्तक लिखा है तो ये बेसिकली आपका हस्ताक्षर है या दस्तखत है, ये गलत प्रिंट है। दस्तखत, अंग्रेज़ों को मुगलों ने एक दस्तखत दे दिए थे जिसके फरमान के कारण उन्हें पूरा भारत पर, जहाँ तक मुगलों का साम्राज्य था, टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति थी। तो ये क्या था? एक व्यापारिक अधिकार पत्र था। ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5? इसे देखते हैं। 18वीं सदी के दौरान साहित्यिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के दौरान, तो पहला क्या है इसमें मुख्यतः शासकों के संरक्षण में साहित्य का विकास हुआ। लगभग सभी भाषाओं में कविता का संबंध जीवन के साथ जोड़ा गया। उर्दू भाषा का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। प्रेम काव्य हीरा रांझा की रचना इसी समय हुई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने सही कितने गलत हैं, तो मित्रों 18वीं सदी में अगर हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का जो था वो कैसा था? वो दुर्बलतम क्षेत्र था। क्या था? दुर्बलतम क्षेत्र था और यहाँ पर सांस्कृतिक निरंतरता कायम नहीं हुई थी, यानी कह सकते हैं यहाँ पर साहित्यिक का विकास नहीं हुआ था। दूसरा, लगभग सभी भाषाओं का संबंध जीवन के साथ जोड़ा गया। अगर हम सभी भाषाओं के संबंध के बारे में बात करें
तो कविताओं का संबंध जो कि था वो जीवन से क्या हो गया, छूट गया था, टूट गया था। तो यहाँ पर ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तीसरी बात, नहीं, हाँ तीसरी बात देखते हैं, उर्दू भाषा का अत्यधिक प्रचार हुआ। बिल्कुल, उर्दू भाषा का 18वीं शताब्दी में काफ़ी प्रचार हुआ। और प्रेम काव्य हीरा रांझा की रचना भी अगर हम बात करें तो वारिस शाह ने इसी काल में की थी। किसने की थी, वारिस शाह ने की थी मित्रों। किसने की थी, वारिस शाह ने पंजाबी भाषा में हीरा रांझा की रचना की थी। यानी ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हैं, 2 हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी मेरे मित्रों बिल्कुल सही होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था का विघटन, गरीबी बेरोजगारी में वृद्धि, आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप, स्वाधीनता के समाप्त होना, जनता के हितों की अनदेखी, उपरोक्त में से कौन से सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने के दुष्परिणाम थे। तो सहायक संधि यानी सहायक संधि के संबंध में ये क्वेश्चन है। जरा देखते हैं कौन कौन से दुष्परिणाम थे। अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ सहायक संधि के माध्यम से, बिल्कुल बात सही है, अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, विघटन हुआ। दूसरा, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई, बिल्कुल गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। तीसरा, आंतरिक मामलों में ब्रिटिश का हस्तक्षेप, बिल्कुल आंतरिक मामलों में ब्रिटिश का हस्तक्षेप बढ़ा था। चौथा, स्वाधीनता में समाप्त होना, स्वाधीनता समाप्त हुई। और पांचवा, जनता के हितों की अनदेखी, यानी जनता के हितों की कब क्या हुई, यहाँ पर अनदेखी हुई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा कौन सा होगा, पांचवा, यानी डी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पांचों एक्टिविटी सहायक संधि प्रणाली के कारण हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, उसे देखते हैं। आधुनिक भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में बटाईदारों के लिए अधिहार, भगचासी या बरगादार शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो इन शब्दों का मतलब क्या था, क्या इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए, कहाँ पर प्रयोग होता था, उड़ीसा में, बंगाल में, मध्य प्रांत में या दक्षिण भारत में। तो मित्रों अधिहार, बगचाची और बरगादार शब्दों का प्रयोग बटाईदारों के लिए होता था। तो ये आपके बंगाल में जमींदारी व्यवस्था थी, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कहाँ पे होता था मित्रों, ये अपना बंगाल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 18वीं सदी के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी अवस्था में थी। महाराष्ट्र, आंध्र एवं तमिलनाडु में जहाज निर्माण उद्योग का विकास हुआ। ढाका, पटना, सूरत और चंदेरी कपड़ा उद्योग के केंद्र थे। उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पर जो हैं वो सही हैं, कितने कथन यहाँ पर सही हैं ये बताना है। तो सबसे पहली बात करते हैं, कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी अवस्था में थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। 18वीं शताब्दी में आर्थिक स्थिति में हमारी कृषि बिल्कुल परंपरागत कृषि थी और तकनीकी रूप से हम पिछड़े हुए थे। दूसरी बात पर करते हैं, क्या कह रहे हैं दूसरी बात, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जहाज निर्माण का उद्योग का विकास हुआ, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में जहाज निर्माण का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, और तीसरी बात जो है वो हमारी सही हो जाएगी। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर हमारा जो है वो बी हमारा आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। तो महाराष्ट्र, आंध्र और तमिलनाडु में जहाज निर्माण उद्योग का विकास हुआ, ये कथन इस बंगाल होगा। तो ये कथन सही हो जाएगा, तमिलनाडु में जहाज निर्माण नहीं कराए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इलाहाबाद, सम्मिलित पक्ष, शाह आलम द्वितीय, सलवाई राजघाट, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज, उपरोक्त में से कितने युग्म जो हैं वो सही हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, ये बिल्कुल क्या है, सही है।
सालबाई की संधि की अगर हम बात करें तो ये महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, ये सही है। राजघाट की संधि करें तो ये सिंधिया नहीं बल्कि होलकर और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, यानी ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 18वीं सदी के बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके नवाबों ने हिंदू एवं मुस्लिम के मध्य निष्पक्षता की नीति अपनाई। 2 मुर्शीद कुली खान ने इसमें इजरा व्यवस्था लागू की। 3 अलीवर्दी खान द्वारा सक्साली सेना का गठन किया गया। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन जो हैं वो सही हैं, तो यहाँ पर इसके नवाबों ने हिंदू और मुस्लिम के मध्य निष्पक्षता की नीति अपनाई, ये कथन बिल्कुल सही है। मुर्शीद कुली खान ने इसमें इजारा व्यवस्था लागू की, ये भी बात बिल्कुल सही है। मुर्शीद कुली खान ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती थी और बंगाल के वित्तीय समाधान के लिए एक नए सिरे से काम किया था और भू राजस्व बंदोबस्त जागीर भूमि और खालसा भूमि में बदल दिया था, जिसे ठेके पर भू राजस्व व्यवस्था को, यानी इजारा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था को क्या बोला जाता है, इजारा व्यवस्था कहा जाता है। अलीवर्दी खान सक्साली सेना का गठन किया, ये कथन जो है सही नहीं है। अलीवर्दी खान ने सक्साली सेना का गठन नहीं किया था, बल्कि नवाबों ने सभी के पास सक्साली सेना थी। ठीक है, और यहाँ का परिणाम ये निकलता है कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है 11, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय जातीय आधार पर विभाजित थे। 2 बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं पूरे देश में प्रचलित थीं। 3 साहित्यिक विकास में उर्दू भाषा का अधिक प्रसार हुआ। 4 पश्चिमी देशों में द्रुत परिवर्तनों का शिक्षा पर तीव्र गति से प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो मित्रों उपरोक्त में 18वीं सदी के दौरान सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखें तो हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय जातीय आधार पर विभाजित थे, बिल्कुल सही है। बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं मौजूद थीं, ये भी बात बिल्कुल सही है। साहित्यिक विकास में उर्दू भाषा का अधिक प्रसार हुआ, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। पश्चिमी देशों में हुए द्रुत परिवर्तनों का शिक्षा में तीव्र गति से प्रभाव पड़ा, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका प्रभाव 19वीं शताब्दी में भारत पर पड़ा था, न कि 18वीं शताब्दी में, यानी यहाँ पर 3 सही, ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है 12, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपरोक्त में से कितने स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं हैं, यानी यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं के तौर पर बताना है। पहला, राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो यदि हम बात करें स्थायी बंदोबस्त की थोड़ी इतिहास के बारे में, तो कॉर्नवालिस महोदय जब 1790 में हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने भारत में कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रथा लागू की गई थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कथन सही हैं, तो इसमें मित्रों राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अब अंग्रेज़ों ने इसके लिए दी थी क्योंकि इससे उन्हें एक तरह से स्थायी रेवेन्यू प्राप्त हो जाता था। ठीक है, यानी ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी बात, जमींदारों द्वारा राजस्व चुकाने में असफलता होने पर उनकी जमींदारी को बेच दिया जाता था, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। कृषकों को जमीन का वास्तविक मालिक नहीं, कृषकों को जमीन का वास्तविक मालिक नहीं होता था, जबकि जमीन का वास्तविक मालिक जो होता था वो जमींदार होता था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, सी हमारा सही होगा। 3 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13, इसे देखते हैं। आधुनिक दक्षिण भारत के संदर्भ में विशाखापट्टनम, बंगलौर और कोयम्बटूर किस रूप में सुविख्यात थे। आधुनिक भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें कौन, तो ये जो थे विख्यात, ये आपके किस रूप में थे, ये आपके राजधानी, बंदरगाह, वस्त्र निर्माण और जहाज निर्माण, तो ये मित्रों आपके वस्त्र निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्या कह रहा है 14 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरत, ढाका, मसूलीपट्टनम, लखनऊ, राजस्थान उपरोक्त में से कितने स्थान 20वीं सदी के आरंभ में जमदानी बुनाई के केंद्र थे। जमदानी बुनाई के केंद्र के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, पहली बात तो यही समझ लीजिए, जमदानी बुनाई जो होता है वो एक तरह से मलमल, कौन सा कपड़ा, मलमल का जो कपड़ा होता है उस पर दस्तकारी, उस करघे से सजावटी चिन्ह बनाने का एक तरह से कला होती है, ठीक है, जिसमें स्लेटी और सफ़ेद रंग, अगर की बात करें तो स्लेटी और सफ़ेद रंग इसका होता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर हम देखें कि कौन सा कथन, कौन कौन से शहर इससे संबंधित थे, तो मित्रों यहाँ पर 18वीं शताब्दी का प्रमुख केंद्र मलमल का अगर आप देखेंगे तो ढाका है, ठीक है, और आपके ढाका एक हो जाएगा। दूसरा यदि हम बात करेंगे आपका जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कौन सा, जो आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, मद्रास से आंध्र प्रदेश तक जो क्षेत्र फैला हुआ था, यानी ये आपका जो मसूलीपट्टनम है ये और ये आपके मलमल के लिए जाने जाते थे, बल्कि ये और ये नहीं जाने जाते थे। ऑप्शन 2 हमारा क्या होगा, सही होगा, ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महल, गांवों का समूह, महल, ये महल प्रथा है एक तरह से, महलवाड़ी, पुरम, बस्ती, पेट, कस्बा उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो महल होता था वो कई गांवों का एक समूह होता था, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। पुरम के बारे में यदि हम बात करें, पुरम के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो है एक गांव होता था, क्या होता था, गांव होता था, क्या होता था, ये एक गांव होता था। और बस्ती के बारे में यदि हम पेट के बारे में बात करें तो ये क्या होती थी, ये बस्ती होती थी। ये दोनों बिल्कुल गलत, जबकि ये बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16, 18वीं सदी के दौरान वाणिज्य व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, मुगल शासनकाल के उत्तरार्ध में एशिया और यूरोप के देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। बी, आयातित वस्तुओं में हस्तशिल्प की वस्तुएं एवं कृषि उत्पाद शामिल थे। सी, भारतीय निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र था। डी, आंतरिक व्यापार विदेशी व्यापार की अपेक्षा कम विकसित था, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों कौन सा ऑप्शन सही है, मुगल शासन उत्तरार्ध में एशिया यूरोप के व्यापार होता था, बिल्कुल सही है। भारतीय निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र था, ये भी सही है। आंतरिक व्यापार विदेशी व्यापार की अपेक्षा अधिक कम विकसित था, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, हस्तशिल्प वस्तुओं कृषि उत्पाद शामिल थे, आयातित, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये शामिल नहीं थे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछना था, हमें इन्हें नहीं बताना था सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है 17, आधुनिक उद्योगों का विरोध, एकेश्वरवाद का समर्थन, महिलाओं की संपत्ति में अधिकार का समर्थन, निम्नलिखित पर विचार। आगे क्या किया गया है उसको जरा देखते हैं। उपरोक्त में से कितने राम मोहन राय के संबंध में सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों राजा राम मोहन राय के संबंध में एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, को संपत्ति के अधिकार देने की बात की थी, आधुनिक उद्योगों का विरोध किया था, ये बात बिल्कुल गलत है, आधुनिक उद्योगों का इन्होंने समर्थन किया था। तो ये दो बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं राम मोहन राय के संबंध में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इसे देखते हैं। विधवा विवाह के समर्थन में एम.जी. रानाडे ने वैदिक ग्रंथों की मदद ली। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में मानवीय प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात देखें, ये जो दोनों कथन हैं वो राम मोहन राय के संबंध में बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है 19, इसे समझते हैं।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विश्व नागरिकता की दृष्टि, अवैज्ञानिकता का विरोध, समूहों का प्राथमिकता, व्यक्ति की पहचान, अर्जित उपलब्धियों से उपरोक्त में से कितने आधुनिकता के विचार में समाहित हैं? केवल 2, केवल 1, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन कौन से कथन यहाँ पर समाहित हैं? किससे? आधुनिकता से। विश्व नागरिकता की दृष्टि, अवैज्ञानिकता का विरोध, ठीक है, और समूहों की प्राथमिकता, व्यक्ति की पहचान, अर्जित उपलब्धियों से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आधुनिकता के संबंध में कौन कौन सी बातें सही हैं, तो वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मान्यता दी गई थी, व्यक्ति की पहचान व्यक्ति द्वारा अर्जित उपलब्धियों से बनती है, ये भी बात सही है, ठीक है। कार्य का चुनाव आपकी इच्छा पर आधारित हो, ओके। आपका व्यवहार, विचार आपके परिवार, जाति, जनजाति, समुदाय द्वारा तय नहीं होंगे। आपको अपना व्यवसाय अपनी पसंद से चुनने की स्वतंत्रता होती है, न कि विवशता, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें हैं, तो व्यक्ति की अर्जित उपलब्धियों से आधुनिकता का विचार है, अवैज्ञानिकता का विरोध यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, ठीक है, और इसके बाद विश्व नागरिकता की दृष्टि, ये अभी नहीं आधुनिकता के विचार में समाहित हैं। विश्व नागरिकता की दृष्टि, ठीक है, विश्व नागरिकता की दृष्टि ये आधुनिकता के विचार में समाहित हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लखीराज भूमि का सर्वोत्तम रूप से निर्दिष्ट करता है? लखीराज भूमि के बारे में यदि हम बात करें, रेशम उत्पादन से संबंधित भूमि नहीं, तालाब निर्माण के लिए निर्धारित भूमि नहीं, सेना के आवास के लिए आवंटित भूमि नहीं, राजाओं से प्राप्त लगान मुक्त भूमि। तो लखीराज जो होती थी वो राजाओं से प्राप्त लगान मुक्त भूमि को ही कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है 21? इसे देखते हैं। बक्सर युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। द्वैत शासन का प्रमुख उद्देश्य भारत पर राजनीतिक अधिकार करना था। उपरोक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यदि हम बात करें बक्सर युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, ये बात बिल्कुल सही है। द्वैत शासन का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक अधिकार करना था, नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो राजस्व अधिकार प्राप्त करना था। क्या था? राजस्व अधिकार प्राप्त करना था। तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, यानी पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस के समय सिविल सेवा में ऊंचे ओहदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त होते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। 1853 के चार्टर द्वारा सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश में कानूनी आधार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो कॉर्नवालिस के समय सिविल सेवा में ऊंचे ओहदे केवल अंग्रेजों के ही नियुक्त होते थे, सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विलियम बेंटिक ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम की स्थापना की, नहीं। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। 1853 में चार्टर द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं प्रवेश, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कानून का शासन, कानून के समक्ष समानता, कानूनों का संहिताकरण, उपरोक्त में से कितने ब्रिटिशकालीन भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है, तो ब्रिटिश में भारतीय न्यायिक व्यवस्था से संबंधित ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है 24? उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्थिक लेख और संबंधित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नेहरू द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल किताब सही है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरी पुस्तक क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
ये बात किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल सही है ये भी। तीसरी अगर हम पुस्तक के बारे में बात करें, द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वॉन्ट्स और मीन्स ऑफ इंडिया के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो पुस्तक है ये भी किसके द्वारा लिखी है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई थी, नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई थी, यानी ये बात गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, दो बातें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? उपनिवेशिक शासनकाल में होम चार्जेस भारत में धन संपदा को ब्रिटेन की ओर प्रवाहित करने का एक महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में कौन होम चार्जेस का संगठन नहीं था? सैन्य खरीदारी थी, भारत में गवर्नर जनरल कार्यालय का खर्च, ब्रिटेन नियुक्ति में यूरोपीय अधिकारियों के वेतन भत्ते, रेलवे विकास में लगाई गई पूंजी। तो धन संपदा ब्रिटेन की ओर प्रवाहित होने का महत्वपूर्ण अंग भारत में गवर्नर जनरल का कार्यालय का खर्च, ये तो आपका भारत से ब्रिटेन नहीं जाता था, बाकी ये सारा मामला ब्रिटेन चला जाता था, यानी धन परिक्रमण हो रहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्या कह रहा है? रेलवे का विकास, भारत से आयात पर शुल्क में वृद्धि, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति, उपरोक्त में से कितनों भारत में विऔद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जिम्मेदार थे? तो यदि हम भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करें तो रेलवे का जो विकास हुआ था, जिससे भारत का कच्चा माल आसानी से बंदरगाहों तक चला जाता था और ब्रिटेन का तैयार माल रेलवों की सहायता से भारत के कोने कोने तक पहुंच जाता था। तो इसने बहुत बड़ा योगदान किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। आयात शुल्क की वृद्धि के कारण महंगे कर दिए गए, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति कर दी गई, ये तीनों के तीनों भारत में भी औद्योगिकरण के कारण हैं, यानी ऑप्शन जो सी है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? 25 औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि, कृषक असंतोष में वृद्धि, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की सफलता, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जो है वो चुनना है। सही उत्तर क्या करना है? चुनना है। तो यहाँ पर यदि हम देते हैं औपनिवेशिक भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, कृषक असंतोष हुआ, ठीक है, और ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की सफलता हुई, नगरीय जनसंख्या में तीव्र गिरावट आई थी। क्या हुई थी? गिरावट आई थी, नगरों का पतन हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बाकी सारे हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? भू राजस्व व्यवस्था संबंधित व्यक्ति है। रैयतवाड़ी के बारे में यदि हम बात करें तो ये किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। जमींदारी थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। गलत तो अगर हम जमींदारी व्यवस्था के बारे में बात करें तो मित्रों, जमींदारी व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो रैयतवाड़ी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं की गई थी, जमींदारी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी में यदि हम बात करें तो आपकी जो रैयतवाड़ी है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मित्रों, रैयतवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा। ठीक, महालवाड़ी के बारे में बात करें तो महालवाड़ी लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा और रैयतवाड़ी मुनरो के द्वारा, यानी ये और ये दोनों गलत, एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है 29? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्योतिबा फूले, जगन्नाथ सेठ, भाऊदाजी उपरोक्त में से कितने बालिकाओं की शिक्षा के लिए सक्रिय थे? तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए मित्रों ज्योतिबा फूले भी सक्रिय थे, जगन्नाथ सेठ भी थे और भाऊ धाऊ जी भी
थे, यानी तीनों सही हैं हमारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें उच्च और निम्न जातियों की जीवन पद्धति एवं विचारों का अनुकरण होता है। भारत में इसकी प्रक्रिया केवल हिंदू समाज के अंतर्गत देखी जाती है। जिन क्षेत्रों में उच्च जातियाँ प्रभावशाली हैं वहाँ पर यह हावी है और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में समूहों की आर्थिक राजनीतिक स्थिति में सुधार होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो भारत में इसकी प्रक्रिया केवल हिंदू समाज के अंतर्गत देखी गई है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, बाकी ये बातें बिल्कुल सही थीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31, इसे देखते हैं। परमहंस मंडली ने महाराष्ट्र धर्म सुधार को कार्य आरंभ किया था। वेरी सिलिंगम पुत्तलू ने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रसार किया था। तत्वबोधिनी पत्रिका ने मराठी भाषा में भारत में सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें परमहंस मंडली ने महाराष्ट्र में धर्म सुधार का कार्य किया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, वीरेशलिंगम पंतुलू ने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रसार किया। इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। क्या है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा, तत्वबोधिनी पत्रिका मराठी भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। तत्वबोधिनी सभा के बारे में यदि हम बात करें तो देवेंद्र ठाकुर ने मराठी में सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी अब इसमें क्या बताना है, कितने कथन सही नहीं हैं, ये बताना है कितने कथन जो हैं वो सही नहीं हैं। तो यहाँ पर मित्रों दो कथन तो हमने देखे, परमहंस मंडली बम्बई प्रांत में 1840 में हुई थी और धर्म सुधार की बात की गई थी, यानी दो कथन तो सही हैं, केवल एक कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में केवल मुस्लिम छात्र ही शिक्षा ग्रहण करते थे। 2, अलीगढ़ आंदोलन असहयोग आंदोलन का भाग था। सैयद अहमद खान कुरान को एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक मानते थे। मोहम्मद इकबाल मुस्लिम अलगाववाद के समर्थक थे। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं, कितने कथन जो हैं वो सही हैं, इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केवल मुस्लिम छात्र ही शिक्षा ग्रहण करते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये भी बात बिल्कुल क्या है, गलत है। असहयोग आंदोलन में इसने भाग नहीं लिया था। तीसरा, सैयद अहमद खान पुनः कुरान को एकमात्र पवित्र पुस्तक मानते थे। तो सैयद अहमद खान के संबंध में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोहम्मद इकबाल मुस्लिम अलगाववाद के समर्थक थे। मोहम्मद इकबाल के बारे में बात करें तो वे अलगाववाद के समर्थक थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। कितने कथन सही हैं, दो कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थापक अखिल भारतीय हरिजन संघ महात्मा गांधी ने ही की थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ अंबेडकर ने किया था। सत्यशोधक समाज कितने युग्म सही नहीं हैं। सत्यशोधक समाज के बारे में यदि हम बात करें तो ये आपके बताया गया है नारायण गुरु ने किया था। तो मित्रों सत्यशोधक समाज के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो किया था वो ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था, यही हमारा गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है 34? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधवाओं के विवाह की वैधता प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। असहयोग आंदोलन के कारण महिला मुक्ति आंदोलन फीका पड़ गया। आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से
कितने कथन जो हैं वो सही हैं ये बताना है। विधवा विवाह वैधता प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बनाया गया था। असहयोग आंदोलन के कारण महिला मुक्ति आंदोलन फीका पड़ा, नहीं, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को सुधार करना था, नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। आत्मसम्मान आंदोलन का जो मतलब था वो महिलाओं से संबंधित नहीं बल्कि समतावादी आंदोलन था। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कथन सही हैं? केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है 35, उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विश्व का भारत का सांस्कृतिक बौद्धिक जुड़ाव, राष्ट्रवाद का उदय, साधारण जनता द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों का त्याग, महिलाओं में जागृति तथा मुक्ति, जाति प्रथा का कमजोर होना, उपरोक्त में से कितने 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सभी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम थे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आधुनिक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। शस्त्र अधिनियम का पारित होना, पूना सार्वजनिक सभा का गठन, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, कांग्रेस का विभाजन। उपरोक्त घटनाओं का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर उपरोक्त घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें शस्त्र अधिनियम पारित होना, तो मित्रों शस्त्र अधिनियम जो था वो 1878 में, कब? 1878 लिटन के टाइम पर भारत में आया और पारित हुआ। दूसरा, पूना सार्वजनिक सभा के गठन के बारे में बात करें तो ये इसकी गठन 2 अप्रैल 1870 में हुई थी। ठीक है, मुस्लिम समुदायों के बारे में बात करें तो मार्लिमेंटो रिफॉर्म 1909। कांग्रेस विभाजन के बारे में बात करें तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया था। तो यहाँ पर यदि देखें तो सबसे पहले जो घटना हुई 2, फिर घटना हुई 1, फिर घटना हुई 4, फिर घटना हुई 3। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद समाज द्वारा रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की गई थी। यहाँ पे अगर हम बात करें ये बिल्कुल सही है। वेद समाज 1864 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1864। ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर इसे जातीय भेदभाव समाप्त करने के लिए किया गया था। पहली बात बिल्कुल सही है। गुरु घासीदास के नेतृत्व में सतनामी आंदोलन सिंह सभा आंदोलन का एक भाग था। गुरु घासीदास के बारे में यदि हम बात करें तो गुरु घासीदास जो थे वो सतनामी आंदोलन सिंह सभा आंदोलन में भाग नहीं लिया था, यानी ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे कथन के ऊपर चलते हैं तो तीसरा कथन जो है जाति आधारित भेदभाव को समाप्ति मंदिर प्रवेश आंदोलन का उद्देश्य था। ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38, इसे देखते हैं। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बंगाल विभाजन के बारे में यदि हम बात करें तो मुस्लिम लीग ने उसका पुरजोर विरोध नहीं किया था, यानी ये कथन बिल्कुल गलत है। विभाजन दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, इसमें गर्मपति नरमपति नेता एक दूसरे के सहयोगी थे, ये बात बिल्कुल सही है। कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभिनव भारत संगठन, इंडियन एसोसिएशन अनुकूलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उपरोक्त में से कितने संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों के समर्थक थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कोई अभिनव भारत संगठन क्रांतिकारी से था। ठीक है, अनुकूलन समिति यदि हम बात करें तो ये भी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ये भी था। इंडियन एसोसिएशन ये इससे संबंधित नहीं था, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखें, विधान परिषदों पर अधिक भागीदारी, ये बात बिल्कुल सही है। सरकार में भारतीयों के ऊंचे पद पर नियुक्ति, ये भी बात सही है। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए, ये भी बात सही है। यानी ये तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है 41, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलेट सत्याग्रह का विरोध किया। दूसरा, नस्लीय भेदभाव के विरोध के स्वरूप नाटाल कांग्रेस का गठन किया गया। तीसरा, एल्बर्ट बिल का उद्देश्य अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों में समानता लाना था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलेट सत्याग्रह को विरोध नहीं किया था, ये बात गलत है। और यहाँ पर नस्लवादी विरोध के लिए नाटाल गठन किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। और एल्बर्ट बिल अंग्रेज़ों और ब्रिटिश न्यायाधीशों की समानता थी, ये बात भी सही है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी 42। खिलाफत नेता देश में एक सर्वव्यापी सत्याग्रह आंदोलन करना चाहते थे। गांधी जी कांग्रेस के खिलाफत नेताओं के साथ मिलकर आंदोलन करने के पक्षधर में थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? तो ये दोनों कथन जो हैं वो सही होंगे। कितना होंगे? दोनों कथन जो हैं हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है 43, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रचनात्मक कार्यों में गांधीवादी विचारधारा जनाधार बढ़ाने में मदद मिली। बिल्कुल मदद मिली थी। गांधी जी के अगर हम आंदोलन का पैटर्न देखें तो गांधी जी के आंदोलनों का पैटर्न इस टाइप का था कि वो आंदोलन स्टार्ट करते थे और फिर उसे चरम तक ले जाते थे, फिर उसे जीरो पर लाते थे, फिर सामाजिक कार्य करते थे, फिर ऊपर तक, फिर नीचे तक। इस तरह गांधी जी अपने आंदोलन को गति देते थे। गुलामगिरी अमरीकी दासों के भारतीय निम्न जातियों की दुर्दशा से जोड़कर देखा गया। बिल्कुल सही है। विलियम एडम की रिपोर्ट देसी स्कूलों की शिक्षा प्रगति पर आधारित थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है 44, उसे देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मस्केट निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता था? एक बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी दी जाती थी। ठीक है। दूसरा, मुस्लिम समुदाय कोई न्यायविद कानूनों की व्याख्या करता था। तीसरा, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक और ब्रिटिश दस्तावेजों का एक राजस्व इकाई। तो मस्कट के बारे में बात करें तो ये भारतीय सिपाहियों द्वारा ले जाने वाली भारी भरकम बंदूक होती थी। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है 45, देखते हैं। निम्नलिखित में किन राजनीतिक संगठनों का गठन भारत से बाहर हुआ था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका लंदन में हुआ था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी, इन तीनों का गठन बाहर हुआ था। यानी ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है 46, उसे देखते हैं। वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय शिक्षा का व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्रों में भी बताया गया। बिल्कुल सही है। भारतीय नैतिक शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, ये भी सही है। प्रांतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 47। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमारा भी कराइए।
भारत राज्य सचिव तथा उससे संबद्ध व्यय, रेलवे के विकास के लिए किया गया ऋण, भरे अंग्रेज पदाधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, देसी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, उपरोक्त में से कितने आर्थिक निकास के कारकों में शामिल थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने आर्थिक निकास, राजस्व, भारत के राज्य सचिव और उससे संबंध व्यय, बिल्कुल सही है। रेलवे विकास के लिए लिया गया निर्णय ऋण, ये भी सही है। अंग्रेजी पदाधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, ये भी सही है। देसी पूंजी निवेश में दिया जाने वाला ब्याज, ये सही नहीं है। आर्थिक निकास से संबंधित ये चौथा हमारा सही नहीं होगा, बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैकडॉनल्ड आयोग श्रमिक आंदोलन से संबंधित था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज दल के गठन का समर्थन किया। लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव में स्थानीय वित्त की अवधारणा शामिल थी। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन शामिल हैं, तो मैकडॉनल्ड आयोग श्रमिक आंदोलन से संबंधित था। तो मित्रों, मैकडॉनल्ड आयोग श्रमिक आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये बात बिल्कुल गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज दल की स्थापना की थी, ये बात बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो प्रस्तावों को स्थानीय वित्त की अवधारणा शामिल है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है 49? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेज फैजपुर अधिवेशन में कृषि संबंधित कार्यक्रमों में शामिल किया गया था। भारत में वामपंथी विचारधारा के विकास में रूसी क्रांति का योगदान रहा, बिल्कुल सही है। बेबल योजना वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव शामिल था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो मित्रों यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे वेदों को ईश्वरीकृत तथा अनुल्लंघनीय मानते थे। बी, उन्होंने पश्चिम शिक्षा पर पुरजोर विरोध किया। उनका उद्देश्य हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन से रोकना था। वे आर्य समाज के प्रसार हेतु इतवारी सभाओं का आयोजन करते थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर मित्रों जो कथन सही नहीं है वो ये है कि दयानंद सरस्वती पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसका विरोध ही नहीं किया था, बल्कि मॉडर्न और आधुनिक को योग करके डीएवी कॉलेजों की स्थापना की बात की थी और इसी के संदर्भ में कॉलेज भी स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तांती, चिपगिरी, मोमिन, कोकलोर, देवांग, उपरोक्त में से कितने समुदाय 19वीं सदी के बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो मित्रों तंती, चिपनीगरी, मोमले 19वीं सदी में बुनकरी के जो प्रसिद्ध स्थान थे वो अगर हम बात करें तो मित्रों वहाँ बंगाल में तांती, उत्तर भारत में जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले, बेकलोर, ठीक है, तांती, मोमिन, ठीक है। और यदि हम बात करें और साले व कैकोलोर, ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये 19वीं सदी में बुनकरी के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। भारत में जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत में भारत के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे, दक्षिण भारत के बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो जो चिप्पीगर थे वो तमिलनाडु में बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। देवांग इसके लिए प्रसिद्ध नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या है? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान, नेतृत्वकर्ता, आरा, शाहमल, बड़ौत, परगना, कुंवर सिंह, सिंहभूमि, गोनू, चिन्हाट, मौलवी, अहमदुल्ला और शाह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो हमारा कौन सा सही है? तो आरा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आरा शाहमल ने नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि आरा में
स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। पहला गलत। बड़ौत की बात करें तो बड़ौत परगना भी कुंवर सिंह ने नहीं किया था, शाहमल द्वारा किया गया था। सिंहभूमि, गोनू और चिन्हाट मौलवी अहमदुल्ला शाह द्वारा किया गया था। ये दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53? इसको देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ब्रिटिश भारत में शुरू की गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी। इसमें भू राजस्व का उत्तरदायित्व तो किसानों पर था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन 2 है ये बिल्कुल सही था। भू राजस्व व्यवस्था किसानों पर था दायित्व। तो ठीक है, कौन सा शुरू एक भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश शासन में शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन इसका उत्तरदायित्व किसानों पर था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तउमानवर, दयाराम, वारिस शाह और अब्दुल शाह अब्दुल लतीफ़ 18वीं सदी के रचनाकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो 18वीं सदी के रचनाकारों में यदि हम बात करें तो तयुमानवर, दयाराम, वारिस शाह, शाह अब्दुल लतीफ़ ये चारों थे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बंग भंग विरोधी एवं होम रूल आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां, ट्रेड यूनियन एवं कृषक आंदोलन, उपरोक्त में से कितनी घटनाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक विद्वेष ने क्रांति को कमजोर किया। अंग्रेज समर्थक सैनिकों का सामाजिक बहिष्कार हुआ। बहादुर शाह जफर ने भारतीय राज्यों का महासंघ बनाने की पहल की। उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सांप्रदायिक विद्वेष क्रांति को कमज़ोर किया। सांप्रदायिक विद्वेष ने क्रांति को कमज़ोर किया, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस विद्रोह में तो सामाजिक एकता थी ही, यानी ये बात गलत हो जाएगी। दूसरे पर चलते हैं। अंग्रेज समर्थक अंग्रेजी सैनिकों का सामाजिक बहिष्कार हुआ, बिल्कुल सही। बहादुर शाह जफर ने भारतीय राज्यों के महासंघ बनाने की पहल की थी, ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। बहादुर शाह जफर, यानी कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या है 57 पर? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्था और संगठन है। बात करते हैं ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज क्या है? हिंदू धर्म की पवित्रता बनाने के लिए, वेदांत कॉलेज, सामाजिक भौतिक शिक्षा के लिए, तत्वबोधिनी राम मोहन राय के विचारों को, यानी तीनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या कह रहा है? इंदौर के होलकर, जिंद के सिख, कश्मीर के महाराजा, भोपाल के नवाब, उपरोक्त में से कितने स्थानीय शासकों ने 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता प्रदान की थी? तो यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता प्रदान करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो इन सब लोगों ने अंग्रेजों की सहायता दी थी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज के एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। ठीक है, शिक्षक के रूप में कार्य किया, ये कथन बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर देव दोरका ने राजा राम मोहन राय का विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है 60? इसे देखते हैं। कथन है और उसके कुछ स्टेटमेंट हैं, देखते हैं क्या है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से दक्षिण एवं पूर्वी भारत समानता प्रभावित रहे, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को दक्षिण और पूर्वी राजाओं और जनता का समर्थन प्राप्त था। यहाँ पर यदि हम बात करें अंग्रेजों और उन्हें भारत से इनका समर्थन प्राप्त था, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी 1 सही 2 गलत, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है 61? उसे देखते हैं। अतिवादी राजनीति के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 1919 में
बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, रूस की साम्यवादी क्रांति सही है, बंगाल विनिवेदन और बंगाल विभाजन यानी चारों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे के विकास से ग्रामीण उद्योगों का तेजी से पतन हुआ। शासकों और राजदरबारों का पतन होने से शहरी हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन मिला। 19वीं शताब्दी के अंत तक शहरी जनसंख्या का उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो रेलवे ब्रिटिश आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो रेलवे के विकास से ग्रामीण उद्योगों में तेजी का पतन हुआ, बिल्कुल सही है। शासकों राजदरबारों के पतन होने में शहरी हस्तशिल्प प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल गलत। अंत में शहरी जनसंख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ये भी गलत। केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? इसे देखते हैं। आरंभिक राष्ट्रवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना, नागरिक अधिकारों को बढ़ावा, लोकतांत्रिक शासन की वकालत, जनता को राजनीतिक आंदोलन में शिक्षित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं कौन सा सही है, तो ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है 64? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसोफिस्ट प्रचारकों ने विभिन्न धर्मों की पुनर्स्थापना पर जोर दिया। धर्म सुधार आंदोलन भारतीयों को आधुनिक विश्व में जोड़ने का सफल हुआ। 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से स्त्री मुक्ति आंदोलन को बल मिला। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं? कितने कथन जो हैं वो सही हैं? तो ये तीनों कथन जो हैं क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है? स्वराजवादी विधानमंडलों में भाग लेने के पक्षधर थे। राजेंद्र प्रसाद विधानमंडल के माध्यम से सरकार की कमजोरियों को जनता के समक्ष लाना चाहते थे। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें सही हैं? तो मित्रों पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और दूसरा राजेंद्र प्रसाद माध्यम सरकार की कमजोरियों को नहीं लाना चाहते थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है 66? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? और देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुस्लिम लीग ने समर्थन किया। समाजवादियों ने पूंजीपतियों और जमींदारों के आर्थिक वर्गीय शोषण का पर सवाल उठाए। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत हो। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है 67? 18वीं सदी के अंत में एवं 19वीं सदी के आरंभ में बंगाल में शक्तिशाली बनकर उभरने वाले हवलदार या मंडल निम्नलिखित में से एक नाम से जाने जाते थे। सिकमी रैया, जोतदार, जमींदार या गांटीदार। तो मित्रों वो जाने जाते थे गांटीदार के नाम से। किसके नाम से? गांटीदार के नाम से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। किस पर चलते हैं? 68 पर। ठीक है, क्या है? मेरा विश्वास है कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। और जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं तो इसे अस्पष्ट मानवतावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में करता हूं। उपरोक्त उद्धरण किसके द्वारा कहा गया? यदि उपरोक्त उद्धरण के बारे में बात करें तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिक अधिकारों की मान्यता, सुशासन का अधिकार, प्रांतीय परिषदों में सीटों की संख्या में वृद्धि। उपरोक्त में से कितने उदारवादियों की संवैधानिक भागों में शामिल थे? केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70? इसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य और संस्थापक हैदराबाद, आसफ जाह, अवध, सादत खान, केरल, रवि वर्मा, मैसूर, हैदर अली। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने युग्म सही हैं, तो ये
हैदराबाद के बारे में बात करें तो आसफ जहाँ द्वारा स्थापना की गई थी। अवध के बारे में बात करें तो सआदत खान द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। केरल के बारे में बात करें तो इसके रवि वर्मा नहीं बल्कि इसके जो थे चेर साम्राज्य व्युत्पत्ति चेरों के बीच हुई थी। ठीक है, और केरल संस्कृति सबसे पुरानी है और महास्तर प्रथम काल में हुई थी। तो केरल रवि वर्मा गलत, जबकि मैसूर हैदर अली ये बिल्कुल सही। यानी कितने सही हैं? 3 सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है? निम्न आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की प्रशासनिक मांगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रशासकीय सेवाओं के भारतीयकरण, न्यायिक अधिकारों के कार्यकारी अधिकारों से पृथककरण, कृषि बैंकों की स्थापना, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72? इसे देखते हैं। निम्नलिखित हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, स्त्री शिक्षा पर बल, राष्ट्रवाद को बढ़ावा, मूर्ति पूजा का विरोध, उपरोक्त में से कितने आर्य समाज के क्रियाकलापों के संदर्भ में सही हैं? आर्य समाज के क्रियाकलापों में अगर हम बात करें तो ये चारों बातें आर्य समाज के क्रियाकलापों में सही हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है 73? देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम ने लोगों के पूंजीवाद के प्रति अविश्वास को बढ़ाया। 20वीं सदी के तृतीय दशक के दौरान सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। उपरोक्त कथनों के बारे में कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है? आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में मसलिन पद किसे निर्दिष्ट करता है? मसलिन के बारे में बात करें, गले या सिर को पहनने वाला कपड़ा, सूती कपड़ा, बारीक बुनाई वाला कपड़ा या कपड़ा बुनने की मशीन। तो मसलिन जो होता था वो बारीक बुनाई वाला कपड़ा होता था। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या है 75? इसे देखते हैं। संगठन संस्थापक भारतीय संघ, पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने, भारतीय संघ, आनंद मोहन बोस, कौन है? आनंद मोहन बोस, ये बिल्कुल सही है। पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट जस्टिस राणा डे, ये भी बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नहीं बल्कि दादा भाई नेरोजी द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नेरोजी के द्वारा। यानी ये गलत है। कितने सही सुमेलित हैं? 2 हैं। यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या कह रहा है 76? उसे देखते हैं। उपरोक्त निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के अंत तक शिक्षित भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ने प्रेस स्वतंत्रता को बहाल किया। स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्भरता था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर 19वीं शताब्दी में भारतीय संख्या में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स के बारे में यदि हम बात करें, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स के बारे में जो बात करें तो ये स्वतंत्रता के पूर्व बहाल हुआ नहीं। सीआईडी था जो स्वतंत्रता के पहले ही हो गया था, स्वतंत्रता को बहाल किया नहीं। सो महत्वपूर्ण पर आत्मनिर्भर था। ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कूलों की स्थापना, खादी को प्रोत्साहन, छुआछूत का उन्मूलन। उपयुक्त में से 1920 के दशक में अपरिवर्तनवादियों द्वारा रचनात्मक कार्यों में शामिल थे। तो ये जो तीनों बातें थीं ये शामिल थे। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रांति के पश्चात भारतीय रजवाड़ों की स्वायत्तता बनाए रखने की नीति अपनाई गई। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल नीति अपनाई गई थी। इसके अलावा स्वायत्तता बनाए रखने की नीति अपनाई गई थी, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है।
ठीक है। दूसरी, जमींदारों को भारतीय जनता के स्वाभाविक नेता के रूप में प्रचारित किया, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है 79, उसे देखते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत द्वारा बर्मा में किए गए आक्रमण के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अब बर्मा पे आक्रमण करने के कारण अगर हम देखें, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण सही है, ब्रिटिश उद्योगों के लिए बाजार की खोज सही है, फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों को दूर क्षेत्र से दूर रखना बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ब्रिटिश उद्योगों से आयातित सस्ती वस्तुएं, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति, सुदूर गांवों तक रेलवे का विस्तार, श्रम संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन, उपरोक्त में से कितने ब्रिटिश भारत में शिल्पकारों के पतन के कारण थे? तो शिल्पकारों के पतन के कारण के बारे में बात करें तो ब्रिटिश उद्योगों को आयातित सस्ती वस्तुएं सही है, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति सही है, सुदूर गांवों तक रेलवे सही है, श्रम संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन ये शिल्पकारों के पतन का कारण नहीं था, ये तीनों थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है? ब्रिटिश भारत में विदेश नीति के संदर्भ में किन आधारों पर निर्धारित की गई? ब्रिटिश भारत की विदेश नीति के बारे में, भारत का प्राकृतिक और भौगोलिक सीमा का विस्तार सही है, एशिया में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक हितों की रक्षा ये भी सही है, अन्य साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों ब्रिटिश उपनिवेशों की रक्षा ये भी बात सही है, यानी तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 19वीं सदी के श्रम संबंधी कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय श्रम से ब्रिटिश उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए लाया गया, इसे अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित सभी चाय बागानों पर लागू किया गया, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त भारतीय श्रम ब्रिटिश उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए लाया गया था, सही है, जबकि दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, 3 पर सॉरी। क्या कह रहा है 83, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर समाचार पत्रों क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थन थे? ऑप्शन ए संध्या, युगांतर, काल और नवजीवन। तो क्रांतिकारी विचारधारा की संध्या भी है, युगांतर भी है, काल भी है, ये तीनों हैं, जबकि नवजीवन इसकी विचारधारा से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ बाल गंगाधर तिलक की ख्याति धार्मिक उत्सवों में माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार करने के लिए, भारत के आर्थिक शोषण के दुष्परिणामों को उजागर करने के लिए, व्यक्तिगत बलिदान की प्राथमिकता देने के लिए, बम्बई में पहली विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। तो धार्मिक उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को प्रभाव करने के लिए बाल गंगाधर तिलक की ख्याति थी, क्योंकि इन्हीं ने ही सबसे पहले गणेश उत्सव और शिवाजी मेलों का आयोजन करना महाराष्ट्र में शुरू किया था 1893 से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी औद्योगिकरण के संदर्भ में कृषि और जनसंख्या की निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई है। स्थायी बंदोबस्त की भू राजस्व प्रणाली ने कृषि में बिचौलियों की संख्या को बढ़ा दिया है। जमींदारों भू राजस्व और निश्चित भाग को कृषि में निवेश के लिए सुरक्षित रखते थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो भी औद्योगिकरण के बारे में यदि हम बात करें, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व के कृषि बिचौलियों की संख्या बढ़ा दी थी, ये भी बात बिल्कुल क्या है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जमींदारों भू राजस्व भाग को कृषि को जमींदार ने सुरक्षित रखा, ये बात गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने सेना में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया? पंजाब के सैनिकों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया, भारतीयों के समान भागीदारी सुनिश्चित की गई, सैनिकों को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मित्रों भारतीयों के समान भागीदारी सुनिश्चित की गई, ये बात बिल्कुल गलत है। 4:1 का अनुपात रखा गया है और ये दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है 87, उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में उपलब्ध सस्ता श्रम
देशों से बाजार की उपलब्धता, ब्रिटिश बैंकों से कम ब्याज पर ऋण। उपरोक्त में से किन कारणों में विदेशी पूंजीपति भारत के आधुनिक उद्योगों की स्थापना की? तो इन तीनों की ही गारंटी अंग्रेजी सरकार देती थी, इसलिए विदेशियों ने भारत पर उद्योगों की गारंटी को स्वीकार किया, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ब्रिटिश भारत में स्थानीय शासन के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? वित्तीय समस्या के समाधान हेतु प्रशासन का विकेंद्रीकरण, शिक्षित भारतीयों द्वारा आधुनिक सुधारों की मांग, राष्ट्रवादी आंदोलन की स्थानीय संस्थाओं तक सीमित रखना, नीतिदेय कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को बताएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही उत्तर को, तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में किसने विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसार में भूमिका निभाई थी? तो विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका निभाने वाले अजीत सिंह भी थे, भीकाजी कामा भी थी, श्यामा जी कृष्ण वर्मा भी थे, विनायक दामोदर सावरकर भी थे, यानी चारों ऑप्शन सही हैं हमारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फारस की खाड़ी, अरब, तिब्बत, इंडोनेशिया द्वीप। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो फारस की खाड़ी जो है वो किससे संबंधित है? वो फारस की खाड़ी से भारत में मोती, रेशम आदि आते थे, बिल्कुल सही। अरब से अगर हम बात करें, तिब्बत से सोना और कस्तूरी आता था, ऊनी कपड़ा आता था, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया से बारे में बात करें तो मसाले आते थे, ठीक है। इसके बाद यदि हम अरब से देखें तो कहवा, यानी चारों यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है यहाँ पर। उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? चारों सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक सुधारों का समर्थन देना प्रारंभ किया गया, जमींदारों के अधिकारों को कमी लाई गई, ठीक है। इसके अलावा कि सरकार द्वारा आम भारतीयों की प्रतिक्रिया की नीति को अपनाया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सामाजिक सुधारों का समर्थन बिल्कुल नहीं किया गया, जमींदारों के अधिकारों में कमी आई, ये भी बात बिल्कुल गलत है। सरकार और भारतीयों के प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाया, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध, समाज के सभी वर्गों पर प्रभाव, वेदों को त्रुटि हुई मनाना। उपरोक्त में से कितने ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही हैं? तो ब्रह्म समाज के संदर्भ में कितने सही हैं, इस पर अगर हम विचार करें तो मित्रों केवल एक, केवल दो या कोई भी नहीं। ब्राह्मणवादी समाज का विरोध किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। समाज के सभी वर्गों पर प्रभाव बात की गई और वेदों को त्रुटिहीन माना गया, ये बात बिल्कुल गलत, यानी केवल एक सही, दो, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है 93, उसे देखते हैं। 18वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दस्तकारी विश्व प्रसिद्ध थी, शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित हो गई, लोग भाषा और जाति के आधार पर विभाजित हो गए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 18वीं शताब्दी के बारे में, तो 18वीं शताब्दी भारतीय दस्तकारी विश्व प्रसिद्ध थी, बिल्कुल सही है। शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित की गई थी। यदि हम शिक्षा के बारे में बात करें तो 18वीं शताब्दी में शिक्षा पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई, हालांकि शिक्षा व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी, ये बात बिल्कुल गलत है। लोग भाषा और जाति के आधार पर विभाजित हो गए थे, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शुरुआती सफलता भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत में अपनी जड़ें करने में असफल रही। क्यों की रही? इसमें पूर्णतः सरकारी नियंत्रण था, बिल्कुल सही है। इसने सफल वाणिज्यिक उपक्रम स्थापित किए नहीं, इसकी त्वरित लाभ कमाने की अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि वो चाबी दक्षिण में ढूंढती रही, जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सफलता की चाबी खोज ली। वेलेजली के काल में विस्तार की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत
में ब्रिटिश शासन का पहली बार सर्वाधिक प्रसार हुआ। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई। मराठा साम्राज्य के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर बेलीजली से संबंधित बातें कौन सी सही हैं? तो भारत में ब्रिटिश शासन में पहली बार सर्वाधिक प्रसार हुआ, तो इसके बारे में यदि हम बात करें सहायक संधि लाकर वास्तव में यहाँ पर पहली बार प्रसार हुआ, बिल्कुल सही है। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, ये बात सही है। मराठाओं के लिए हस्तक्षेप नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत से निज और रियायती संबंध में सबसे निर्दिष्ट करता है। कृषकों का प्रकार, नील में किस्में, नील की खेती के तरीके, बागान मालिकों के प्रकार। तो निज और रैयती नील की खेती के तरीके थे। नेक्स्ट क्या है 97, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कंपनी में निवेश की वृद्धि, इंग्लैंड में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक हुआ। कृषि में निवेश का अधिशेष प्रदान उत्पादन हुआ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या है आगे, इनमें क्या क्वेश्चन है उसे जरा पहले देखना होगा। उपरोक्त में से कितने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर दीवानी के अधिकार पर हासिल के परिणाम थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बंगाल पे हासिल होने के परिणाम कौन कौन से? कंपनी के निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है, कंपनी के निवेश में वृद्धि हुई। यहाँ पर यदि बात करें तो ये कंपनी के निवेश में इंग्लैंड से भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक हुआ, बिल्कुल बात सही है। कृषि में निवेश का अधिशेष उत्पादन हुआ, निवेश किया ही नहीं गया था कृषि में, यानी दो बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन देखें तो दो सही होंगे, यानी कितने सही हैं? केवल दो सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुस्लिम भागीदारी का अभाव निम्न और मध्यम वर्ग तक सीमित, हरि सर्वोत्तम राव द्वारा आंदोलन के मद्रास में विस्तार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से पॉइंट सही हैं, तो मुस्लिम भागीदारी स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में जो सही बातें हैं उसके बारे में बताना है। तो मुस्लिम भागीदारी का अभाव स्वदेशी आंदोलन में बिल्कुल था। निम्न और मध्यम वर्ग तक सीमित, हरि सर्वोत्तम राव आंदोलन के प्रति मद्रास का विस्तार, ये गलत, यानी केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नाम से एक अलग प्रांत की घोषणा की गई, सही। केंद्रीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, सही। प्रांतीय परिषदों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाया, सही। कितनी पार्लियामेंटों से थी? तीनों थी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के नेतृत्व में की गई थी। थियोसॉफिकल की सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लॉत्स्की द्वारा की गई थी, एनी बेसेंट द्वारा नहीं की गई थी। सर सैयद अहमद खान धार्मिक पूर्ण रूप से सहिष्णु थे, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU की स्थापना की थी, जबकि सर सैयद अहमद खान ने आपकी 1875 में पहले एंग्लो सोसाइटी ओरिएंटल साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, फिर वहीं पर आगे जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल पेपर संख्या 6वां देखा, और इसके साथ ही ये जो पेपर था ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास पर बेस्ड था। शेष पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपका प्यार और कमेंट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट जरूर हमें दीजिए। इसका PDF जहां तक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से माध्यम से मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसी वीडियो के नीचे। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक अपने एग्ज़ाम के ओर लाभान्वित होइए। धन्यवाद। जय हिंद।